हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माधव कुंडल आज आप लोगों के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में कृषि का महत्व और साथ में ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पर्जन्य फसलें क्या होती है, पर्जन्य फसलों के लाभ, हानियां, इसके संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं और इसी के साथ में जैव उर्वरक क्या है और जैव कीटनाशक, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि और जैव प्रौद्योगिकी का महत्व को हम लोग समझें। देखिए, प्रौद्योगिकी का महत्व कृषि के क्षेत्र में नो डाउट काफी रहा है। चाहे हम लोग हरित क्रांति की बात कर रहे हो या फिर हरित क्रांति के बाद से लेकर अभी तक का समय देखा जाए तो इन सभी समय पर हम लोग देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व रहा है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और महत्व के स्तर पर बात की जाए तो इसके महत्व क्या है, यदि हम लोग देखें तो इसमें आप लोग महत्व के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सबसे पहला आता है अजैविक प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। यहां पर अजैविक प्रतिबल से क्या आशय है? देखिए, अजैविक प्रतिबल का मतलब होता है कि जैसे कम पानी की कुछ फसलें हो सकती है, जैसे पानी संबंधी, ठीक है, या फिर आपकी कहीं पर यदि उष्णता अधिक है तो उससे आप लोगों की प्रतिरोधकता या फिर उसके प्रति सहिष्णुता, ठीक है, या फिर कहीं पर लवणता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के प्रति सहिष्णु फसलों का निर्माण करना, अर्थात ऐसी जगह पर भी, जैसे आज के समय में चावल की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो कुछ ऐसे बीजों को या फिर कुछ ऐसी फसलों को विकसित करना जो कि कम पानी में भी जिन फसलों का उपयोग किया जा सके, या फिर जिन क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक रूप से वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में ऐसे बीजों का निर्माण करना जो कि आपके अधिक पानी में भी अपने आप को सस्टेन कर सके, ठीक है। दूसरा आता है पीड़कनाशी या फिर प्रतिरोधी फसलों का निर्माण करना, अर्थात ऐसी फसलों का निर्माण करना जो कि पीड़कनाशी अर्थात कि किसी प्रकार के कीटनाशक या फिर कीटनाशक की ज्यादा आवश्यकता न लगे, ऐसे कीटों को, खरपतवार को खत्म कर दें। तीसरी चीज आती है आप लोगों की खाद्यान्न उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करना। यह भी एक इसका पर्पस है या फिर प्रौद्योगिकी का महत्व होता है कि हम लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता के अंतर्गत सुधार कर सकते हैं या फिर प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि। यहां पर देखिए, इसका मतलब यह है कि मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए हम लोग खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अर्थात यहां पर जो भी खनिजों का उपयोग मृदा में हो रहा है वो कम खनिजों का उपयोग करते हुए भी या फिर पुनर्साइकिल या फिर रिसाइकल करके उन खनिजों को वापस से उपयोग किया जा सके। फिर आता है खाद्य के पोषणीय स्तर में सुधार करना, ऐसी फसलों का निर्माण करना जो कि पोषण के स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो या फिर पोषण के स्तर पर भी अच्छी क्षमता वाली हो। जैसे आप लोगों ने गोल्डन राइस के बारे में, जिसको हम अभी समझेंगे भी सही, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि विटामिन ए की अधिकता के माध्यम से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का भी हम लोग उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में कटाई के बाद में होने वाले नुकसान को भी कमी करने के लिए हम लोग जीएम क्रॉप्स का हम लोग या फिर अन्य जैविक प्रौद्योगिकी रूप से संपन्न हम लोग फसलों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। इसको जीएमओस भी कहा जाता है, जीएमओस अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या चीज होती है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें? परिभाषा के स्तर पर यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या होती है, यहां पर किसी फसल में किसी दूसरे जीवाणु या फिर किसी दूसरे पादप के जीन का प्रत्यारोपण करना जिससे कि उस फसल में कुछ विशेष गुणों को विकसित किया जा सके, तो वही आप लोगों का कहलाता है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, ठीक है। जैसे एक हम लोग उदाहरण हम लोग यहां पर लेते हैं बीटी कपास। बीटी कपास के अंतर्गत देखें तो साधारण रूप से जो फसल होती है वो है आपकी कपास, लेकिन एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है बेसिलस थ्यूरेंजेसिस, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पाए जाने वाला एक जीन जिसे हम लोग क्राय1AC जिसे कहा जाता है, इस जीन का प्रत्यारोपण जब हम लोग ओरिजिनल कपास के अंतर्गत करते हैं तो इस कपास के अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण होना शुरू करता है जो कि किसी भी प्रकार के कीट के हमले से अपने आप को खुद ब खुद प्रतिरक्षित कर लेता है।
तो ये हम लोगों ने क्या करा कि स्वाभाविक रूप से या फिर नॉर्मल रूप से पाए जाने वाले कपास के अंतर्गत हम लोगों ने एक विशेष प्रकार के जीन का प्रत्यारोपण करा और उसके अंदर एक विशेष प्रकार के गुण की वृद्धि कर दी। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां पर समझ पाएंगे कि बेसिकली आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या होती है। सेम इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो बीटी बैंगन, इसके अंतर्गत भी सेम जीन का उपयोग किया जाता है और उसको पीड़कनाशी या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं प्रतिरोधी फसल का निर्माण करना। गोल्डन राइस भी एक प्रकार का जीएम क्रॉप्स ही है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार के जीन का प्रत्यारोपण करके इसे हम लोग विटामिन ए से संपन्न एक विशेष प्रकार की फसल को हम लोग विकसित करते हैं, जिसे हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो रहता है वो सुनहरा होता है और विशेष प्रकार की कैरोटीन को इसमें डाला जाता है, जिससे कि विटामिन ए की इसमें अधिकता होती है और विटामिन ए की कमी से होने वाले जितने भी रोग है उसका उपचार में भी गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है। अगला होता है जीएम सरसों। जीएम सरसों भी एक प्रकार से आप लोगों की आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजों को समझा कि इसकी परिभाषा क्या है और परिभाषा के साथ साथ में हम लोगों ने यहां पर देखा है कि क्या चीजें आप लोगों की इसके अंतर्गत उदाहरण आपके आते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी बैंगन, गोल्डन राइस और जीएम सरसों। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करते हैं कि परजीवी फसलें या फिर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के लाभ क्या क्या हैं। देखिए, जब भी आप लोग किसी प्रौद्योगिकी की मदद से आप लोग कर रहे हैं तो उसके महत्व या फिर आवश्यकता क्यों, इसको तो हम लोगों ने समझा। आवश्यकता और लाभ एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बीटी कपास का उपयोग करा तो किसानों को किसी प्रकार के पीड़कनाशी कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके कारण उनकी किसानों की आय में वृद्धि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक विशेष गुण को प्रत्यारोपित करके आपने स्वाभाविक रूप से उसके उत्पादन को बढ़ा दिया। और यदि किसी फसल का यदि उत्पादन बढ़ रहा है, यदि उसकी उत्पादकता बढ़ रही है, प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन में यदि वृद्धि हो रही है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, कीटनाशकों के उपयोग में कमी आएगी। इस प्रकार के विशेष प्रतिरक्षित आपकी फसलों का निर्माण करने से कीटनाशकों के उपयोग में कमी आते जाएगी। तीसरी चीज आती है आपकी खाद्य टीके का निर्माण करना। यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य टीके इस प्रकार की फसलों को विकसित करना जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और इस प्रकार से काम करे जिससे कि वो अपने आप की प्रतिरक्षा को भी डेवलप कर सके। जैसे यदि गोल्डन राइस की बात की जाए तो हम लोगों ने भी बात करी है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हेजे के लिए एक विशेष प्रकार के आलू इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड आप लोगों के बनाए गए हैं, जिसका उपयोग करके हेजे का खाद्य टीका बनाया जा सकता है। तो वर्तमान में आपके टीकों की एक नई परिभाषा जो आप लोग देख सकते हैं, खाद्य टीकों का निर्माण इसके द्वारा किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा में सहायक, आप लोग आज भी जानते हैं कि वर्ल्ड हंगरी इंडेक्स के अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं कि जिसमें आज भी विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो आज भुखमरी से ग्रस्त है। ऐसे समय पर वैश्विक स्तर पर या फिर भारत के स्तर पर हम लोग इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। जब हम लोग एक विशेष प्रकार की फसलों का निर्माण करेंगे और जिसके अंतर्गत यदि ऐसे जीन का भी प्रत्यारोपण किया जाए जो कि मृदा की उर्वरक क्षमता का ह्रास न करते उसके मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि जितनी भी दलहनी फसलें जो होती है वे सभी दलहनी फसलें जो होती है वो स्वाभाविक रूप से नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा के अंदर नाइट्रोजन तत्व में वृद्धि करती है। लेकिन इसके अंतर्गत पाए जाने वाले राइजोबियम या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम नाम के जीवाणु में से जीन निकालकर यदि अदलहनी फसलों के अंतर्गत या गैर दलहनी फसलों के अंतर्गत उस जीन को डाल दिया जाए तो दूसरी फसलों के माध्यम से भी मृदा की उर्वरक क्षमता को वृद्धि की जा सकती है। तो यहां पर मृदा के संरक्षण या फिर उसकी उर्वरक क्षमता को भी वृद्धि किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने बात करी परजीवी फसलें या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग क्या क्या लाभ हमको हो सकते हैं। हानियों के ऊपर या फिर संभावित खतरों के ऊपर बात की जाए तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, मानव स्वास्थ्य पर एलर्जेन से टॉक्सिन प्रभाव। कई पर्यावरणविदों का, वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी एक ट्रायल की जरूरत है जिसके माध्यम से जीएम क्रॉप्स का मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इसको हम लोग समझ सकें। इसका कारण यह है कि आज यदि हम लोग किसी विशेष प्रकार के जीवाणु के अंतर्गत हम लोग यदि इसका उपयोग कर रहे हैं
तो ये स्वाभाविक रूप से यदि ये कीटनाशी है तो ये कीटनाशी कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव कर सकता है। जैसे बीटी बैंगन के ऊपर एक लंबा आप लोगों की बहस चली एक समय पर, जहां पर बोला गया है कि बीटी बैंगन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस पे एक लंबी या फिर एक सटीक इसकी जांच की आवश्यकता है कि कोई सी भी यदि जीएम क्रॉप यदि मार्केट के अंतर्गत आती है या फिर लोगों के संपर्क में आती है तो उसका एक व्यवस्थित रूप से उसका ट्रायल और एक परमिशन का मॉडल होना चाहिए। दूसरा एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है टर्मिनेटर बीज। आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस प्रकार की जीएम क्रॉप्स को निर्मित किया है जो कि टर्मिनेटर होते हैं, अर्थात जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो होते हैं आप लोगों के टर्मिनेटर बीज। तो जिसके कारण क्या होता है कि किसानों के ऊपर लागत में वृद्धि हो जाती है। आज के समय में किसान क्या करता है कि जो भी बीज होता है वो अपने आप की ग्रेडिंग करके अपने बीज को अलग रख लेता है, लेकिन टर्मिनेटर बीज इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि किसान उसको हर बार उसकी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाए। फिर आता है जैव विविधता को खतरा। देखिए इसको आप लोग समझिए। मान लीजिए कि बीटी कपास के माध्यम से मैंने इसे पीड़कनाशी तो बना दिया, लेकिन यदि ये पीड़कनाशी किसी परागकण या फिर कोई भी आपके ऐसे जीव के ऊपर चला जाता है जो कि विभिन्न प्रकार की निषेचन की प्रक्रिया में सहायक होता है, यदि उसके पास में चल जाता है और यदि वो खत्म होना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक रूप से जैव विविधता को या फिर पर्यावरण को इसका ह्रास हो सकता है। उसके बाद में फसलों की लागत में वृद्धि। स्वाभाविक से बात है कि टर्मिनेटर बीज का उपयोग करना या फिर विशेष रूप से कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अपनी मोनोपोली के माध्यम से विशेष बीज को बेचना, इन सभी का परिणाम ये हो सकता है कि इसकी फसलों की लागत में वृद्धि हो सकती है। तो ये हम लोगों ने बात करा कि पर्जन्य फसलों की परिभाषा, उदाहरण, लाभ, हानि और संभावित खतरे। अब हम लोग दो चीजों के ऊपर एक संक्षिप्त बात कर लेते हैं। जैव उर्वरक क्या होता है? देखिए जैव उर्वरक के बारे में यदि बात की जाए तो जैव उर्वरक वो है कि जो कि कुछ विशेष प्रकार के सजीवों, जीवाणु या फिर कवकों के माध्यम से मृदा की उर्वरक क्षमता को वृद्धि करना, वो सभी आप लोगों के जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि जैव उर्वरक के बारे में बात किया जाए जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम आप लोगों को पता है कि दलहनी फसलों के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जीवाणु है जो कि उसमें नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करता है। एजोटोबैक्टर आप लोग जानते हैं कि अदलहनी फसलों के अंतर्गत पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार के जीवाणु जो कि उसमें नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करता है। एजोस्पाइरियम, एजोला एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इसी प्रकार से हरी खाद, फास्फोरस आदि चीजों की पूर्ति भी हम लोग जैव उर्वरक के माध्यम से कर सकते हैं। जैव कीटनाशक मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं कि बेसिलस thuringiensis, जिसका उपयोग हम लोगों ने बीटी कपास के अंतर्गत भी किया था, या फिर बेकुला वायरस या फिर नीम, ये ऐसे कुछ जैव कीटनाशक होते हैं जिनका उपयोग हम लोग जैव कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। देखिए इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग इन सभी चीज को समझ चुके हैं कि क्या चीज होती है जैव प्रौद्योगिकी और उसका कृषि में महत्व किस प्रकार से। तो स्वाभाविक सा एक साधारण सा प्रश्न आप लोगों का आ सकता है। दूसरा इसकी विशेष प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों को क्या आ सकते हैं, जैसे पर्जन्य फसलें क्या है, पर्जन्य फसलों के लाभ, हानि, इसके संभावित खतरे बताइए, या फिर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कृषि के संदर्भ में इसके संभावित खतरे और वर्तमान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि डिबेटेबल है, इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है और ठीक लगा है तो आप लोग इस लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप लोग इसके नोटिफिकेशन या फिर बेल आइकन पर भी आप लोग इसको क्लिक करें। ठीक है, धन्यवाद।